नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता अपने अपने रणनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच जाट समाज और जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मायावती ने इस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला और इसे अमर्यादित और शर्मनाक बताया है। दरअसल अखिलेश यादव के एक बयान में जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाली टिप्पणी सामने आई और इसी बयान को लेकर अब बीजेपी और बीएसपी समेत दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव से तुरंत जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि अखिलेश के बयान से जाट समाज और चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान हुआ है। मायावती का हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अहम भूमिका निभाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम वोट का चुनावी समीकरण कई सीटों पर जीत हार तय करने का महत्वपूर्ण परिदृश्य माना जाता है। ऐसे में जयंत चौधरी को लेकर दिया गया कोई भी बयान सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक हमला नहीं रह जाता, बल्कि उसका असर पूरे सामाजिक समीकरण पर पड़ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हैं। बीजेपी की नजर जहां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर और गैर यादव ओबीसी समेत अलग अलग सामाजिक समूहों पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दलित वोट बैंक के साथ दूसरे सामाजिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में अखिलेश यादव का जयंत चौधरी पर बयान राजनीतिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस बयान का फायदा भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को मिल सकता है? मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने का भी आरोप लगाया। मायावती के इस हमले को केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी के लिए भी यह विवाद एक राजनीतिक अवसर बन सकता है। पार्टी पहले से ही विपक्षी दलों के बीच सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों को मुद्दा बनाती रही है। अगर जाट समाज के बीच इस बयान को लेकर राजनीति बढ़ती है तो बीजेपी और जयंत चौधरी का राजनीतिक समीकरण भी चर्चा में आ सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी लड़ाई बनती जा रही है। ब्राह्मण, जाट, दलित, गुर्जर, ओबीसी और मुस्लिम वोटों को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। ऐसे में चवन्नी यानी 25 पैसे वाला ये बयान आने वाले समय में कितना बड़ा राजनीति का मुद्दा बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनिए, पहले चवन्नी वाला मसला आया कहां से था और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, आरएलडी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी, आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सिखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का काम किया था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी और आज आप हम पे एहसान जता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत, और आज आप हमको एहसान जता रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 के चुनाव में जवाब देगी इस टिप्पणी का। सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी,
उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। जी हाँ, तो अब अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि अगर हमने कोई बात कह दी है तो भारतीय जनता पार्टी को उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, उनको 4 गुना सीटें देनी चाहिए। अखिलेश यादव इस अंदाज में, इस परिपेक्ष में अब सीधा पलटवार भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की चौतरफा घेराबंदी हो रही है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक ने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत शर्मनाक है और अपमानित करने वाला है ये बयान अखिलेश यादव को। तमाम जाट समुदाय के लोगों से तत्काल प्रभाव से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये कहती नजर आई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है और आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पुतला तक फूंकते नजर आए अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, ये आप देखिए, जहां जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पुतला फूंका जाता है। और साथ ही ऐसे में अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि हमने अगर कोई बात कही है तो भाजपा को उनका सम्मान करना चाहिए, 4 गुना सीटें दे देनी चाहिए। लेकिन ये देखिए आप तस्वीरें जहां पर पुतला दहन तक किया गया। हालांकि चवन्नी वाला बयान हम फिर आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने जब अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में 2022 का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक मंच पर एक सभा के दरमियान उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसा और कहा कि जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग गठबंधन करने के लिए, हमने चवन्नी का रुपया बनाया, उसके बाद भी वो हमें छोड़कर चले गए। अब ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस विषय को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को चौधरी चरण सिंह के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए, जाटों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने अपमान किया है। तो 2027 की आजमाइश में और 25 पैसे वाली यानी चवन्नी वाली यहाँ पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। 2027 का चुनाव है और चवन्नी पर तनाव है। चवन्नी को लेकर अब लगातार घेराबंदी हो रही है। योगी, अखिलेश, माया, जयंत और अजय राय से लेकर राहुल गांधी सभी एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को लेकर ये माना जा रहा है कि अब सभी दल अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति को हवा दे रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव है, ऐसे में बयानबाजियों का दौर तो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या राजनेता इस तरह की बयान देकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि अगर जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला जो पलटवार किया गया, जो रुपया बना दिया और कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, क्या ये पीडीए को मजबूती देगा? सवाल यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किले को इस बार ढहाना है। लेकिन जहां जयंत चौधरी पर टिप्पणी कर कर अखिलेश यादव अपने आप को ये कहते नजर आए हैं कि अगर हमने कोई बात कही है तो भाजपा को उनका सम्मान कर देना चाहिए, यानी समाजवादी पार्टी अपना बयान वापस नहीं लेगी। समाजवादी पार्टी अपने बयान पर कायम है। वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रही है कि बीजेपी को सम्मान करना चाहिए और हमने अगर कोई बात कही है तो। ऐसे में अखिलेश यादव का जो जयंत चौधरी पर बयान राजनीतिक रूप से एक बड़ा विषय बन सकता है, मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के बीच लगातार सक्रिय नज़र आती है और उनकी पूरी जो राजनीति है वो जाट समुदाय से चलती हुई दिखती है। सवाल यह है कि क्या इस बयान का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को मिल सकता है? हालांकि बीएसपी इस दरमियान ये कहती नज़र आ रही है कि अखिलेश यादव को तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी से। रजत भाई का बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर रत्ना पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। रत्ना जी, आपका बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत। और अजय पाल जी आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा जी,
बहन जी भी अब तो कह रही हैं कि भैया आप लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए। आपने जाटों का अपमान किया है, चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान किया है। बुआ को भी याद आ गई भतीजे की, उन्होंने कहा कि ये गलत है और अपमानजनक टिप्पणी है। रजत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी चर्चा में शामिल करने के लिए। सुनील भाई देखिए, ये राजनीति है, इसमें वो किस करवट बैठेगा पता नहीं होता है। और जयंत चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। 2022 में याद होगा जयंत चौधरी जी जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए और उनको 33 सीटें जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दी। 2022 से पहले जयंत चौधरी जी की कितने सीट थी वहां पे पूर्वांचल में सबको पता है। मैं एक सीट जो है वो जीत पाते थे वहां पे। समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन में आए 2022 में तो उनकी 8 सीटें हुई, एक सीट से 8 सीट का उनको फायदा हुआ। किस वजह से हुआ ये आज जयंत चौधरी जी शायद भूल रहे हैं, लेकिन सत्ता का लालच इतना बुरा था कि 2024 का जब चुनाव आया लोकसभा का तो उनकी लालसा बढ़ गई। उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ा जिस गठबंधन ने उनको फर्श से जो है अर्श तक पहुंचाया, और उसमें उन्होंने गठबंधन तोड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नहीं तोड़ा, समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा, गठबंधन तोड़ करके जयंत चौधरी जी गए। और सत्ता का लालच और उनको मंत्री पद, उनको सब जो है इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ दिया जिस गठबंधन की वजह से उनकी 1 से 8 सीटें, मतलब बहुत होती हैं, 1 से 8 सीट तक का सफर उन्होंने तय किया और वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। और बिल्कुल देख लीजिए, आरएलडी कह रही है धोखेबाज आप लोग हो, आपने 89 में धोखा दिया और आपने 22 में धोखा दिया और आपने 24 में भी धोखा दिया। ये आरएलडी का बयान है भैया। सुनील जी कैसे धोखा दिया? धोखा दे करके इनकी 1 से 8 सीटें हो गई। वो कह रहे हैं हमने 54 से इनको 125 पर पहुंचाया। ये तो देखिए, अब वो कहेंगे कि उन्होंने पहुंचाया। अगर आरएलडी में इतना दम था तो उनकी इतने सालों से वहां पे 1 सीट पश्चिमी उत्तर में क्यों आ रही थी? और गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते ही उनकी 1 से 8 सीटें कैसे पहुंच गई? तो ये तो कोई भी जो होगा राजनीतिक विश्लेषक होगा या राजनीतिक जो अच्छे से जानता होगा राजनीति, वो बता देगा ना इनको कि जो है एक सीट से अगर 8 सीट हुई है तो वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण आपकी हुई है। आपके अकेले में इतनी कुव्वत नहीं थी कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पे आप सीट जीत पाते। आपका असर वहां नहीं था। फिर आपने रुपया कैसे बना दिया अकेले अपने दम पर भैया? रजत भाई आपने रुपया कैसे बना दिया अपने दम पर? जी रजत भाई आपने फिर रुपया कैसे बना दिया अपने दम पर? एक सीट वाले को 8 सीट मिल गई है, ऐसे ही होता है चवन्नी का रुपया। और कैसे होता है सुनील जी? नहीं तो आपने अकेले ने बना दिया फिर रुपया? नहीं, गठबंधन ने बनाया ना, गठबंधन ने बनाया। अकेले तो वो लड़ रहे थे, जब अकेले लड़ रहे थे तो उनको 1 सीट मिल रही थी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के उनको 8 सीटें मिली। तो ये तो उनको खुद आकलन करना चाहिए ना कि उनको राजनीतिक फायदा हुआ सपा के साथ गठबंधन से नहीं हुआ। और वही बात है कि हाथ गंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फांसी क्या। 2027 का चुनाव है, सामने है। हम भी देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको कितनी सीटें अभी दे देती है और ये कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़के जीत लेंगे। तब रिजल्ट देखिए सामने आ जाएगा। अभी बहन जी की टिप्पणी पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। हम लोग हमेशा गठबंधन फर्ज को हम लोगों ने निभाया है। समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, हम लोग जानते हैं कि गठबंधन के अपने साथियों को किस तरीके से जो है मजबूती के साथ उनसे जुड़े रखना है, किस तरीके से उनको सीटें देनी है और किस तरीके से उनका मुसीबत के समय पे साथ देना है। तो जो हमारा गठबंधन है, इंडी गठबंधन, पूरे ईमानदारी और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और वही बदौलत रही कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और आगे अब जो भी इस समय चल रहा है, इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ और छोड़ दिख नहीं रहा है, बौखलाए घूम रहे हैं। लेकिन रजत भाई इसी पश्चिम में आपके गठबंधन में भी टकराव देखने को मिल रहा है। आसू मलिक और इमरान मसूद के बीच में हमने अभी क्या स्थिति देखी है? नहीं नहीं, अरे सुनील भाई, वो पूरी रील, पूरा वीडियो हमने देखा, कोई टकराव नहीं है। वहां पे अधिकारियों को लेकर के उस दिशा की बैठक है, उसमें अधिकारियों को लेकर के वो दोनों लोग अपना बात कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई टकराव नहीं है। वो आपसी सहमति उन दोनों में बनी हुई है और बहुत मजबूती के साथ हमारे जो नेता माननीय सांसद आपके अध्यक्ष जी को भी खरी खोटी सुना रहे हैं। माननीय सांसद सहारनपुर आपके अध्यक्ष जी को भी खरी खोटी सुना रहे हैं।
देखिए कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको उनको वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मतभेद और मनभेद दो तरीके की चीज होती हैं। तो मतभेद में तो हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन मन हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे साथी हैं, किसी के मन में कोई भेद नहीं है और वो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है इन भारतीय जनता पार्टी के जो चोर लोग हैं इनसे चुनाव लड़ने के लिए। पूरा इंडिया गठबंधन एक है, बात आपने कही, मजबूती के बात साथ आपने कही कि मतभेद हमने कहीं हो सकता है। तो घर में 4 लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है। ठीक है सर, लेकिन किसी तरीके कोई ठीक टकराव है नहीं सर। है। मैं रत्ना जी के पास जा रहा हूं। आपने एक बात कही कि हमने कभी भी गठबंधन जिससे किया उसे तोड़ा नहीं, गठबंधन का धर्म हमने निभाया। लेकिन रजत भाई, जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया उन्होंने बाद में आकर प्रेस वार्ता करके ये कहा कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज है। उन्होंने गठबंधन तोड़ा। ओम प्रकाश राजभर हों या आपके साथ बहन जी रही हों या जयंत चौधरी रहे हों, सभी ने ये आरोप लगाया कि आप लोग धोखेबाज हो, इसलिए वो आपके साथ नहीं रुके। मैं रत्ना पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जाटों का अपमान है, समाजवादी पार्टी के मुखिया को तत्काल प्रभाव से माफी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेस इस टिप्पणी को किस तरह से देख रही है? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहूंगी कि ये जातिगत टिप्पणी का जो मामला उठाया जा रहा है, कहा थी मायावती जब खुद जयंत चौधरी ने अपने आप को सबसे पहले चवन्नी कहा था ना, अपना उदाहरण उन्होंने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं। तो शब्द जो लाया, आज अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके अपमान हो जा रहा है। तो इस प्रकार का अपमान, खुद को पहले गाली दो फिर रोना धोना चलाओ, ये नरेंद्र मोदी जी ने परंपरा चला दी है राजनीति में। ये लोग खुद पहले अपने आप को सब कुछ कह लेते हैं जी, और फिर उसके बाद वही दूसरा कहता है तो बहुत बुरा मानते हैं। मेरे हिसाब से वो तब भी गलत था। मैं चवन्नी हूँ, अठन्नी हूँ, आप अपनी कीमत बाजार में लगा रहे हैं तो फिर तैयार रहिए कि बाजार किसी दिन आपको आपका जवाब दे देगा जी। वो तब भी गलत था। और आज जिस परिप्रेक्ष्य में उसको लिया जा रहा है वो 100% गलत है, क्योंकि किसान नेता थे उनके पिताजी, बड़े किसान नेता। और दूसरी बात है, किसी भी जाति और समुदाय पर इस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस इनका समर्थन कभी नहीं करती। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, इस बीच आपने अखिलेश जी को सुना, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा न जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, हमने चवन्नी को रुपया बनाया, गठबंधन तोड़ दिया। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं रत्ना जी, राजनीति में इन तमाम सारी चीज़ों की अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं, परिभाषा निकालते हैं। जैसे अभी पीडीए की परिभाषा अलग अलग तरीके से बताई जा रही है ना, ऐसे ही बयानों की परिभाषा निकाली जाती है। रत्ना पांडे जी, आप तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, इस बयान का क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और आपके गठबंधन पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड पर गलत और बुरा प्रभाव पड़ेगा? जहां तक मैं वर्तमान की राजनीति को समझ रही हूं जी, पिछले 2-2.5 साल से भारत की राजनीति करवट ले चुकी है जी। अब वो बयानबाजों में फंसने वाली जनता नहीं है। भारत की जनता नेताओं के बयानबाजी में नहीं फंसती, वो अपना विकास और अपना विवेक लगाकर वोट देती है। अगर ये सबसे फ्रंट में रखकर देखिए ना, 24 में 400 पार वाले बैसाखी पर आ गए, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इस तरीके के निरर्थक वादों से, एक दूसरे पर छीटाकशी से। ये रोज का एक धंधा बन चुका है जी। और इससे कुछ प्रदेश को या देश को लाभ नहीं हो रहा, ये जनता मानती है जी। तो ये भी, चाहे उसको एक दिन जयंत जी ने खुद कहा या आज कहा जा रहा है कि हमने आपको कुछ दिया था या लिया था, इससे जनता कोई खास अपमानित या जिस तरीके का बढ़ा चढ़ा के कह रहे वो नहीं। जनता को चाहिए विकास। चाहे जो बीजेपी है, कभी ब्राह्मण, दलित, गुर्जर, ओबीसी, दुनिया भर में बटोगे तो कटोगे कहने वाला सबसे ज्यादा बांट काट करता है उत्तर प्रदेश में। तो जनता इन चीजों को समझ चुकी है, उसे विकास चाहिए। कोई भी जनता है वो चाहती है कि मेरे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल जाने का अगर सड़क नहीं है तो सरकार सड़क दे जी। नहीं, आप भारत, रत्ना पांडे जी, आप भारत जोड़ सकती हैं, वो ये नहीं कह सकते कि बटोगे तो कट जाओगे। एकजुट रहो, एक रहो, नेक रहो। अच्छा, ये डराना धमकाना जरूरत क्यों पड़ रही है? बटोगे तो कटोगे। ये भारत जोड़ने का लोग कहते हैं कि भारत कब टूट गया जो जोड़ने के लिए निकले आप लोग। टीचर, मैं फिर कह रही हूँ 80-20 कटोगे तो बटोगे, हमेशा वही क्यों खड़े रहते हो मार काट पे? आज भी
आक्रांता है, मैं बुलडोजर चला दूंगा, मैं सबक सिखा दूंगा, उल्टा करके सीधा कर दूंगा, ना मालूम क्या क्या, कनपड़ी पे कट्टा। क्या भाषा है भाई? डराने धमकाने आए हो कि स्वतंत्र भारत के नेता बनने आए हो? किससे डर दिखाए? ये राजनीति गलत तरीके से की लेकिन जा रही है। लेकिन और रत्ना जी ये हो सकता है और नेताओं को न अच्छा लग रहा हो, लेकिन वोटर को तो पसंद आ रहा है ऐसा टेरर। बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आप रिजेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो वोट फैक्ट्री के द्वारा आप चोरी की सरकारें बना रहे हैं, उसे जीत मत समझिए। रिजेक्शन तो है। अगर आप भी देख रहे हैं, हमीरपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर हैं, वो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं सरकार से। हालांकि उनके पीछे उनके पेरेंट्स हैं ना। यही चीज आपने जंतर मंतर पर देखी थी। अब नहीं चल रहा, ये जनता रिजेक्ट कर रही है। सबको अपना सीधे अपने अधिकार चाहिए और अब जो जागृत वोटर है उसे उसके सवालों का जवाब चाहिए और वही खड़ा होना पड़ेगा। क्यों भाग रहे हैं? कल योगी आदित्यनाथ जी ने दिन भर पाकिस्तान में उलझा के रखा, आज सुबह से चवन्नी में फंसा रखा है। जवाब इस बात का क्यों नहीं देते? हजारों करोड़ रुपया जिस एक्सप्रेसवे में लगाया था वो 2 महीने में पहली बारिश में बैठ गया। जी, जनता तो ये पूछ रही है और देख रही है ना। रत्ना जी आपने अच्छी बात कही। आपने कहा कि वोट चोरी से ये लोग सरकार बना ले रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, इन्होंने 24 के चुनाव में फिर चोरी क्यों नहीं की? इन्होंने अभी उपचुनाव में चोरी क्यों नहीं की? इन्होंने तेलंगाना में चोरी क्यों नहीं की? वहां डर था, इन्हें खतरा है कुछ? आप केरल का नाम लेना भूल रहे, केरल में भी नहीं की। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। जो असम में क्यों कर पाया और वेस्ट बंगाल में क्यों की, पहले इसका जवाब सुन लीजिए। असम में ले आए डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन किस कैटेगरी का? कि जहां मेरा वोटर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको ऐसा छितरा देंगे कि मुझे डिसिसिव वोट नहीं मिलेगा। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज, संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग। और वेस्ट बंगाल में क्या किया? 25 लाख वोटर्स तो आपने छोड़ दिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टांग के रखा। क्या है ये? अगर आप ये कह रहे हैं कि अगली बार दे लेना वोट, तो अगली बार चुनाव भी करा लेना। बिना वोटर का चुनाव लोकतंत्र में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भारत में परिभाषित किया। आप वोटर को वेट करने हटा सकते हैं, लेकिन चुनाव होगा तो किससे होगा? मतलब आपने वोटर तो बना रखे हैं। तो माननीय न्यायालय भी इसमें शामिल है? निसंदेह शामिल है। अगर आप निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहे, पिछले साल 1.5 साल से उच्चतम न्यायालय लगातार अपने फैसलों पर प्रश्न में आता चला जा रहा है और न्यायालय की गरिमा तार बार बार हो रही है। तो इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को जो निष्पक्ष थी, क्यों न्यायालय? मैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग की बात करूंगी। मैं वोटर हूं, मेरा सबसे पहला आसरा तो चुनाव आयोग है ना जी। चुनाव में वोटर किसको देखता है? चुनाव आयोग को देखता है। मेरी निष्पक्ष प्रक्रिया की जिम्मेदारी तो मैं रजत भाई के पास जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं जल्दी से भारतीय जनता पार्टी आरएलडी भी अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े। लेकिन एक वीडियो हमने देखा रत्ना जी, आप राहुल गांधी जी का, केशव वेणुगोपाल उन्हें संविधान की पुस्तक दे रहे थे। केशव वेणुगोपाल जी पुस्तक थमा रहे थे राहुल जी को, वो चूंकि रखते हैं राहुल जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सही समय है प्रदर्शन का, तो ये पकड़ा। जैसे उन्होंने पुस्तक दी, उन्होंने फेंक दी। संविधान की फेंक नहीं दी, नीचे झुक के रखी है। हाँ, नीचे झुक के प्रॉपर्टी रखा है। अच्छा। फेंका नहीं है। अच्छा, आप दोबारा देखिए, मैंने हजारों बार देखा, आपके पास वायरल तो संविधान को यहाँ पैरों में रखने की चीज है? पैरों की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ खड़े हैं, हमारे सामने कोई टेबल या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, जेब में रखते हैं वो अध्यक्ष जी, नहीं वो राहुल गांधी जी नहीं, जेब से तो मुझे लगता है जेब से ज्यादा सुरक्षित है वहां। और देखिएगा वीडियो में, वहां पहले से और सामान रखा हुआ है उस पर। ठीक, मैसेजिंग की बात होती है रत्ना जी, आप तो जानती हैं मैसेजिंग की बात होती है। मैसेज, संदेश क्या गया, बस उतना फर्क होता है। जिस तरीके से तोड़ फोड़ के मैसेज चलाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे। बाकी तो ठीक है। अब लोग उसी को ट्रोल भी कर रहे हैं कि देखो संविधान का कितना सम्मान है। बीजेपी को तोड़ फोड़ के मैसेज चलाने हैं जी, उन्हें तोड़ना फोड़ना ही आता है, वो तोड़े। हमें उनके तोड़ फोड़ नैरेटिव से कतई प्रयोग नहीं। रजत भाई, राहुल जी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जनता जानती। जो बात बहन जी को समझ में आ रही है, वो कह रही है कि इनको खामियाजा उठाना पड़ जाएगा जाट लैंड में, खास तौर पर वो बात
समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आ रही? आपको जाटों का वोट नहीं चाहिए? नहीं सुनील जी, नहीं सुनील जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो प्रभाव है वहां पे हमारे नेताओं का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं सिर्फ जयंत चौधरी जी की वजह से जो है पश्चिमी में चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का प्रभाव था, तभी तभी मैंने बताया कि उनकी एक सीट से 8 सीटें वहां पे हुई 2022 में। और बहन जी इस समय जो है उनको चिंता ज्यादा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो भारतीय जनता पार्टी के जो है गोद में बैठी हुई है, उनके साथ उनकी सहयोगी के रूप में काम कर रही है। तो ये लगातार उनके हर बयान से पता चल रहा है। तो उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, हमारा पीडीए मिशन चल रहा है भारतीय जनता। आपने बात कही है कि हम पिछड़ों की, हम ओबीसी और तमाम उनका हम सम्मान कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से। अभी हमने देखा कि जब पुण्यतिथि आई उसमें मायावती जी पहुंचती हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आना तो दूर, अध्यक्ष जी को उन्होंने 2 शब्द तक नहीं लिखे कल्याण सिंह जी के लिए, बाबूजी के लिए। नहीं, बाकायदा हमारे यहाँ लोगों ने जो है उनको श्रद्धांजलि दी और उनके जो है विचारों को उससे हमारे यहाँ गोष्ठी हुई, हमने उनको अवगत कराया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये नरेटिव सेट करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। वो लोग अपने आप किया नहीं बोल पा रहे हैं जनता के बीच में, तो वो कुछ ना कुछ नरेटिव सेट करने में लगे हैं। तो इसका कहीं भी जनता के बीच में देखिए कोई प्रभाव नहीं है। जनता मन पूरी तरीके से बना चुकी है। पीडीए मिशन के तहत हमारे साथ जितना भी, चाहे वो जिस समाज का हो, पीड़ित दुखी और अपमानित है, चाहे वो जिस समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग का हो, जो भी पीड़ित दुखी और अपमानित है वो हमारे साथ जुड़ रहा है। बहन जी का बस इसी बात से उनको जो है पूरी समस्या है कि जो उनका आधार वोट था वो भी अब उनके पैरों के नीचे से खिसक गया है। पिछली बार गठबंधन में उन्होंने किसी तरीके से जो है उनको कहते हैं ना कि जीवन दान मिल गया था समाजवादी नहीं, उनको भी आपने 54 से रुपया बनाया था। ऐसा नहीं था, उनको भी 54 से रुपया बनाया था। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो बहन जी भी याद कर ले कि जो है वो उनको भी जीवन दान मिल गया था, 10 सीटें किसी तरीके से मिल गई थी। तो ये लोग तो वो लोग हैं ना जिन्होंने फायदा लिया समाजवादी पार्टी से, और उसके बाद जो है अब जा करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई है वहां पे राजनीतिक लाभ लेने के। और अभी बहुत बड़ी बात नहीं, अभी ये लोग फिर मौका तलाशेंगे सुनील भाई। ये लोग सत्ता के लोलुप लोग हैं। और दूसरी बात की उन्होंने इतना कुछ बोया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और दबाव से डरती नहीं। हमारे नेता लगातार सामने विपक्ष में खड़े होकर लगातार पिछले 5 साल फिर से अगले में 10 भारतीय जनता पार्टी होकर के खड़ा है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खड़े हुए। बाकी बहुत से नेता इन्होंने इनके आगे सरेंडर कर दिया। कोई इनकी वॉशिंग मशीन में धुल करके इनके साथ चला गया, कोई इनको ज्वाइन कर लिया, कोई पार्टी छोड़ करके चला गया। तो ये तो देखिए, ये तो कौन कितना कहाँ स्टैंड करता है उसके अधिपति पे जो है निर्भर करता है कि कौन कितना मजबूत है। जयंत चौधरी जी को 8 सीटें मिल गई, उसके बाद 2024 में इनको लगा कि नहीं अब भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आ रही है, हमको और राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। तो वो वहां पे सीटों का वहां पे जाकर के जो है नेगोशिएशन करने लगे, वहां पे मंत्री पद ले लिया, वहां चले गए। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तक पहुंचाया। ठीक है रजत भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का दबदबा है, ये तो आप भी जानते थे, भांपते थे, समझते थे, इसलिए गठबंधन भी किया आपने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को लोग मानते हैं, जाट समुदाय हो या किसान हो, आरएलडी के इर्द गिर्द ही रहती है राजनीति। क्यों आ रही जी। और दूसरी बात रजत भाई ये कि आपने कहा कि हमारा खुद का कैडर है, हमारे नेता खुद वहां पर सक्रिय हैं। तो जो आपके सक्रिय नेता हैं वो तो गठबंधन में ही सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है सर। अब आप सहज स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये तो हम लोग हर रोज देख रहे हैं। और सिर्फ आशू मलिक को लेकर नहीं, इमरान मसूद तो यहां तक कह देते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के लिए अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। जो भाषा, जो शैली, जो शब्द ओवैसी बोल रहे हैं आपके लिए, वही शब्द हम सुन रहे हैं इमरान मसूद से आपके लिए सर। इमरान मसूद जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि अब्दुल ने कभी दरी नहीं बिछाई है। दरी जो है हमेशा कार्यकर्ता जो मजबूत रहा है समाजवादी पार्टी का, उसने तन मन धन दिया है
और उसने अपने सहयोग से खून पसीने से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। तो और अब्दुल आज मैं फिर अब्दुल से कहूंगा तनमन कि धन से नहीं इंडिया था, गठबंधन किसी एक अब्दुल व्यक्ति विशेष की कमजोर वजह से था, नहीं चल रहा है। इंडिया अब्दुल गठबंधन कमजोर था अगर भैया, अब्दुल कमजोर था, तनमन धन से नहीं था अब्दुल। नहीं, ये किसने कहा? अभी आपने कहा कि अब्दुल ने दरी नहीं बिछाई है। देखिए, ये दरी तो उसने हिंदुस्तान है, बिछाई है यहाँ जो पे मजबूत था। यहाँ पे ये हिंदुस्तान है सुनील भाई, ये हिंदुस्तान है सुनील भाई। यहाँ पे ना अब्दुल कमजोर है और ना जो है अभी आप ही ने कहा रजत भाई, रत्ना जी बैठी हैं और आपने यही बात कही कि अब्दुल ने दरी नहीं बिछाई, क्योंकि दरी उसने बिछाई जो मजबूत था, जिसने धन बल पता नहीं क्या क्या दिया। अब बताओ, अब्दुल को कमजोर कर दिया आपने। ऐसा ना करो। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कभी किसी अब्दुल ने दरी नहीं बिछाई, कभी किसी राम रहीम ने जो है अब्दुल नहीं दरी नहीं बिछाई। हाँ। यहाँ पे सबने अपने तन मन धन से, अपने पसीने से सींच करके जो है समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। यहाँ पे दरी बिछाने वाला काम नहीं है सुनील भाई। यहाँ पे जो दरी बिछाएगा वो चुनाव भी लड़ेगा। यहाँ पे जो आपको कुर्सी डालेगा, जो आप समाज की सेवा करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा, वही जनता का नेता भी चुना जाता है। हमारे यहाँ पे वो वाला नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर से आएगा तो वो चुनाव लड़ेगा और कोई दरी बिछाएगा तो वो। मैं रत्ना जी आपके पास आ रहा हूँ। रत्ना जी, गठबंधन के लिए सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अखिलेश जी का सिस्टम चल रहा है, सीट का रेट तय है। ठीक है भैया, मैं तो जो देखो भाई, मेरे भारतीय जनता पार्टी में रजत भाई, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैं तो जो आप लोग जो बात कहते हो उसी में से मेरा सवाल बन जाता है। मुझे कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, कहीं से खोज के लाने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने कहा मैंने वही पूछ लिया। आपने कहा कि दरी उसने बिछाई जो मजबूत, जिसने खून पसीना तन मन धन दिया उन लोगों ने। हमने कहा अब्दुल कमजोर हो गया, फिर यही था मसला। ठीक है, रत्ना पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी का ये बयान और राजनीतिक गलियारे में हलचल तो है ही। अब बहन जी को आप ये कहो कि बहन जी की कोई हैसियत नहीं, कुछ नहीं, कि उनको भी हमने जीरो से और हीरो बनाया, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मायावती जी को आप दरकिनार नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। खासतौर पर उनका वोट बैंक हो या उनकी जो भी चिंता रही हो, इस बात को लेकर के जाटलैंड आपसे खिसक जाएगा, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ये गठबंधन के लिए भी, फिर मैं समझने की कोशिश करूंगा, हानिकारक है? क्योंकि गठबंधन, मैं फिर कहूंगा, गठबंधन है आप लोगों का अभी तक। आने वाले टाइम में क्या होगा वो आप लोग तय करेंगे, लेकिन अभी तक है गठबंधन। ऐसे बयान से बचना चाहिए, शुरुआत में आपने कहा, लेकिन क्या इस तरह के बयान पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का मसला हो या जाटों का मसला हो, जाहिर तौर पर बड़ी आबादी है उनकी, ये नुकसान पहुंचा देगा? मैं जो पहले कह रही हूँ वही बात अभी भी कहूंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा जाट कंसोलिडेटेड होके केवल इनको जयंत जी को वोट तो नहीं करता। और मायावती जी की चिंता, मायावती जी चिंताजनक तब होती है जब उन्हें अपना कुछ ना कुछ सपोर्ट और प्रेम बीजेपी की तरफ दिखाना पड़ता है, तो इनकी मजबूरी होती है। मायावती जी तटस्थ नहीं है। मैं मायावती जी को वास्तव में एक मजबूत महिला नेता मानती रही हूं, लेकिन पिछले समय से जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी के आगे सरेंडर किया है, वहां से मुझे पता नहीं क्यों मायावती जी में वो विश्वास नहीं रहा, वरना मेरी वन ऑफ द आइडियल लीडर हुआ करती थी। ये ऐसा क्यों लग रहा है रत्ना जी आपको कि आपको उनकी लीडरशिप पर शक है क्योंकि दरवाजा नहीं खुला था आप लोगों के लिए? लीडरशिप पे शक नहीं है, वो अपने समुदाय के नेतृत्व से कहीं ना कहीं समझौता कर गई जी भारतीय जनता पार्टी के सामने। आप लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुला था? आप लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुला था लखनऊ में इसलिए? नहीं, वो दरवाजा खोलना तो अभी 2 महीना पहले की बात है। वो दरवाजा खोलें अथवा ना खोलें, उन्होंने अपनी जी रत्ना जी। जी हाँ, तो रत्ना पांडे अपनी बात रख रही हैं लगातार। वो कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इसका नुकसान 27 में उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जाट में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है। जयंत चौधरी को इस तरह से कहना, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के लिए ये सब कहना, वो साफ तौर पर कह रही हैं किसानों का, जाटों का अपमान है और इस अपमान का खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा
समाजवादी पार्टी को। हालांकि वो चिंता ही व्यक्त कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे अन्यथा लेती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि, और कांग्रेस इस बात को कह रही है कि क्या बहन जी को उस समय चिंता नहीं आई, और भी कई विषयों पर उन्होंने बात कही। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने यहाँ अगर ये चिंता जाहिर की है तो जाहिर सी बात है कि इस पर समाजवादी पार्टी को चिंतन मंथन करना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी आप करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी साइकिल चल जाएगी, तो फिर भाई यहाँ तो गन्ने वाला किसान है, और एक ही खेत से कैसे साइकिल निकालोगे, ये भी बड़ी समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए वो लगातार इस बात को कहती नजर आ रही हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने गठबंधन का भी हाल देखा है, जहां इमरान मसूद हों, आशू मलिक हों, वो विधायक और सांसद आपस में कटम जुज उनमें बीतता नजर आता है। सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति दिखती है, चाहे वो दिशा की बैठक रही हो या फिर अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो। हम अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखते रहते हैं। भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे साइकिल चलेगी रजत भाई? गन्ना का खेत इधर ज्यादा होता है, आप समझते ही हो। सुनील भाई साइकिल जी रजत भाई। रजत भाई बोलिए। और वहां पे समाजवादी पार्टी का जनाधार लगभग जो है पीछे से बढ़ता चला आ रहा है। तो उसमें जयंत चौधरी जी के समर्थन की या जयंत चौधरी जी के वहां पे उनके गठबंधन की समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है कि पश्चिमी में चुनाव लड़ेगी, और वहां पे देखिएगा हमारे पास अब तो वो तो भाजपा के साथ हैं, वो आपको समर्थन काय करेंगे? क्या सुनील जी? वो तो भाजपा के साथ हैं, वो आपका समर्थन क्यों करेंगे? अब वही मैं सुनील जी कह रहा हूं कि जयंत चौधरी जी हमारा समर्थन करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी किसान और जाट नाराज है आपसे, ये बहन जी कह रही है भैया। नहीं, कोई जाट नाराज नहीं है। नहीं, कोई जाट नाराज नहीं है। हमें बराबर वहां पे समर्थन मिल रहा है, और हमारे नेता जो वहां पे देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनका प्रभाव वहां पे है। केवल जयंत चौधरी जी के प्रभाव से थोड़े ना पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है। अगर ऐसा होता, फिर वही मैं सुनील भाई कहूंगा कि अगर ऐसा होता तो वो एक सीट पे थोड़े ना जूझ रहे होते। अगर 1 से 8 पहुंचाया है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पहुंचाया है। तो अगर समाजवादी पार्टी को 1 से 8 सीट पे पहुंचा सकती है तो समाजवादी पार्टी अकेले वहां पे सीट लाने में सक्षम है। वहां पे बहुत से नेता हमारे पास हैं जो, अब वक्त आने दीजिए, उनकी भी लिस्ट खुलेगी, नाम खुलेगा। अभी देखिए, अभी शीर्ष नेता तो हमारा उस पर काम कर रहा है, और बहुत से नेता हैं हमारे जो वहां पे हमारे संपर्क में है। और जैसे जैसे 2027 का चुनाव पास में आएगा, आप नाम भी पता चलेगा, और समाजवादी पार्टी का वहां पे समाजवादी पार्टी आपको पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ठीक, समाजवादी पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है ना भैया, वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट बैंक के लिए बहुत ज्यादा सक्रियता दिखती है हमें। इसमें ना आप इनकार कर सकते, ना कोई और इनकार कर सकता। लेकिन इमरान मसूद, आशू मलिक को अगर इस तरह से कहेंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, और फिर भी आप कहेंगे गठबंधन बहुत मजबूत है, तो आशू मलिक को इससे कहीं ना कहीं आघात हो रहा है, और वो कई मंचों पर इस बात को कह भी चुके हैं। हालांकि वो एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन बात अध्यक्ष जी तक भी पहुंचती है इमरान मसूद के द्वारा। दूसरा, अभी हमने अध्यक्ष जी को सुना रजत भाई, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राष्ट्रगान नहीं गा पाते, राष्ट्रगीत नहीं गा पाते। ठीक है, अच्छी बात है। एक बात हमने देखी, एसटी हसन साहब, वो भी पश्चिम के ही चेहरे हैं, मुस्लिम चेहरे। अभी 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा फहराया, जनगण मन नहीं गा पाए, बताओ। 2 लाइन गाने के बाद वो इधर उधर, फिर लास्ट में जय हो जय हो जय हो कर दिया है रजत भाई। तो ये भी तो लोग कहेंगे, बताओ, ऐसे चेहरों पर आप दाव खेल देते हो। सुनील भाई देखिए, चर्चा कुछ और है। हम जनगण मन और वंदे भारत में नहीं, वंदे मातरम में नहीं जाना चाहते हैं। सक्रिय है, मैं तो सक्रियता की बात बता रहा हूँ, वो मेरा विषय नहीं आज का, मेरा विषय नहीं है। आपने कहा पश्चिम में हमारे बड़े सक्रिय नेता हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनगण मन और वंदे मातरम का सम्मान जो है समाजवादी पार्टी और जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, पूरी हम लोग राष्ट्र का और राम का सम्मान कैसे करना है असलियत में, हम लोग कहते हैं ना असलियत में, इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग फर्जी और कैमरे के सामने नहीं करते हैं। कैसे करना है हमको पता है, कि राष्ट्र धर्म भी हमें पता है, और असली अपना धर्म भी हमको पता है और निभाना भी आता है।
भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, उनसे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत भाजपा का रोल नहीं, मैं उसका ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो इतना पूछ रहा था। आपने कहा कि हम कैमरे के सामने ये ढोंग नहीं करना चाहते, मतलब हम अच्छा जो होता है सद्भावना वाला संदेश वो ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा देते हैं, ठीक है। कैमरे के सामने फिर ये नौटंकी होती है क्या भैया? तब तो कैमरा चालू था, तो फिर ये कैमरे सामने नौटंकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर कैमरे के सामने होता तो रट वट के बैठते हैं। वो जो नेचुरल है, देखिए कभी किसी को हो सकता है कि नहीं 2 लाइन आ रही हो, किसी को पूरा आ रहा हो। समाजवादी पार्टी के एक नहीं, जो एसटी हसन साहब के साथ जितने भी नेता थे ना रजत भाई, आपको तब भी मुंह जुबानी सारी चीजें याद है। मैं तो हमेशा तारीफ करता हूं आपकी इस मामले में, और मैं कहता भी हूं बाकी लोगों से कि कम से कम रजत भाई से आप लोगों को सीखना चाहिए। एक तो रजत ऊपर से मिश्रा भी है, वो ब्राह्मण भी है, सब जानते हैं। एक कैमरे के सुनील भाई, कैमरे के सामने की बात है, सूबे के मुख्यमंत्री जो कि योगी है कहते हैं अपने आप को, वो बाबा भी है, स्वामी भी है, और एक मंच पे हम उनको देख रहे थे, ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव, हम लोग देखिए बोल गए ना कितनी आसानी से, वो लड़खड़ा गए, नहीं बोल पा रहे थे। तो अब उनके लिए क्या कहेंगे? उनका तो काम इसी से चल रहा है। एसटीएसएन जी का काम तो जो है मतलब ये नहीं है, लेकिन जो है तो ये देखिए, ये होता है कि लड़खड़ा जाती जबान। हम लोग यही कहते हैं कि इन चीजों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लाते हैं, और उनका एक नहीं 10 उदाहरण ऐसे हैं कि चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे राम का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने किया है, जो उसी मुद्दे पे चल रहे हो वो लड़खड़ा जाते हैं। तो फिर हम लोग तो देखिए विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हुए हैं, और विकास ही जो है उसको आगे करके बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं। रजत भाई, अभी जब तक मैनिफेस्टो नहीं आ जाता, रजत भाई जब तक मैनिफेस्टो नहीं आ जाता आप लोगों का, तब तक ये माना जा रहा है कि आपके पास तो मुद्दा ही नहीं है। भाजपा कहती है मुद्दा विहीन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये उनको लगता है क्योंकि उनके पास सुनील भाई कोई मुद्दा नहीं है। अभी भी आप देखिए उनकी हमारी तरफ से भी राजनीतिक वो इसलिए भी कह देते हैं रजत भाई, वो उदाहरण के साथ कहते हैं, वो कहते हैं कि इसलिए मुद्दा विहीन है विपक्ष क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है। आप लोग उनकी सीटें वीटें बांट रहे हो आजकल। नहीं, हम सीटें बांट नहीं रहे हैं। हम जो गठबंधन वाले हमसे टूट के जो है लालचवश उधर गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको इनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। तो अगर हम लोग भाई उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, बेचारे हमारे सहयोगी रहे हैं कभी, अगर हम लोग कभी तो आज नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराने साथी तो रहे हैं, तो उनका अगर पैरवी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? भाई हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हमने आपको रजत भाई वहां पे गए तो कम से कम 50 तो मांगना। रजत भाई अगर ना बात बने तो चिंता, ठीक है, चिंता तो आप लोग करते हो, खैर अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना करो भाई साहब। अब बताओ, आप कह रहे हो कि अध्यक्ष जी को, अभी मैंने जो लेटेस्ट आज का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमने कोई बात कह दी तो भाजपा को 4 गुना सम्मान करना चाहिए उन लोगों का। अब आप सम्मान भी भाजपा से ही करवाओगे, सम्मान भी भाजपा वालों से करो, सारा काम आप भाजपा से के ऊपर छोड़ देते हो, बोले भाजपा वाले अब सम्मान कर दें। अच्छा हाँ, सुनील भाई किसके सहयोगी हैं इस समय? आप सम्मान नहीं करना जानते, बताइए। आप तो बड़ा सम्मान करना जानते हो भैया। सुनील भाई हमने तो उनका सम्मान किया, हमने उनको 30 सीटें दी, 8 सीटें जिताई उनको 1 से 8। अब तो वो उनके खेमे में है ना, तो अब तो सम्मान उन्हीं से उनको मिलेगा ना। तो सम्मान देखिए, एक होता है सम्मान देना, जब हमारे साथ हमने सम्मान दिया, और एक होता है अपने पुराने साथी को सम्मान दिलाना। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज भी उनसे लगाव है और चाहते हैं कि उनको उनका पूरा सम्मान मिले, जो यहाँ पे इसकी वजह से वो यहाँ से छोड़ के गए हैं। कम से कम उनको याद तो दिलाया जाए। फिर मैं कहूंगा, न जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। अब बताओ, न जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग गठबंधन करने, 54 से हमने रुपया बनाया। अब ऐसा भाव रखोगे तो फिर बताओ, ये सम्मान है? नहीं, ये भाव नहीं है सुनील भाई, ये भाव नहीं है। भगोड़ों को उनका जवाब है कि जो बिना किसी वजह से यहाँ पे फायदा लेकर के जा करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, बिना किसी वजह के लालचवश, केवल जो यहाँ से फायदा उन्होंने यहाँ से लिया अपना राजनीतिक, जब उस समय, और जब जो है मौका तो आप जो है भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए। और चलिए, ये चिंता मतलब वही बात है कि अभी वक्त जो है रजत भाई, अभी आने वाला वक्त इनको फिर बताना। रजत भाई, इनका तो गठबंधन था आपसे, इनकी अलग पार्टी है आरएलडी, उनका अलग एक राजनीतिक इतिहास रहा है। पूजा पाल, वो तो आपकी सगी विधायक थी, आपके टिकट पर चुनाव जीती, उन्होंने मुख्यमंत्री की जरा सी तारीफ कर दी, आपने बाहर कर दिया। तो ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है।
इसमें कोई बाहर नहीं कर दिया। फिर वही बात है, लगातार बाहर ऐसे नहीं किया गया, लगातार लंबे समय तक पूजा पाल जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में जब सम्मिलित पाई गई, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है वक्तव्य दिए, तब जाकर के जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और मैं वही कहूंगा कि अब कहना नहीं चाहिए चैनल पे, लेकिन जो है भूल जाते हैं ये लोग जो जिन्होंने सपा से सम्मान पाया, सपा से मान पाया, सीट पाई और हर चीज जो है समाजवादी पार्टी से उनको मिली, और उसके बाद वो क्षणिक सुख के लिए थोड़े बहुत हो सकता है कि उनको वहां पे कुछ लालच दे दिया गया हो, मंत्री पद का हो, उसके लिए आप जो है अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ करके चला जाए, तो अब उनके लिए अब क्या उन्होंने कहा कि लोगों की कमी नहीं है। मैंने जितना दंश झेला है, जितना संघर्ष मैंने किया है, मेरे हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी तब तक समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे पति को उनकी खाल खींच ली, जान से मार दिया। अरे तो सुनील भाई, तो उसी समय इनको समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी ना, फिर क्यों समाजवादी पार्टी में इतने दिनों तक बनी रही वो? अगर समाजवादी पार्टी के मसीहा बहन जी थी, खाल छीन ली थी, तब उनकी मसीहा बहन जी थी रजत भाई। अरे उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं सुनील भाई। फिर तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो इतना अत्याचार होने के बाद फिर आप समाजवादी पार्टी में आ गई और वहां से लाभ लेने लगी। तो ये तो देखिए, ये दोगले लोग हैं, ऐसे लोगों पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो आपको पार्टी में आना चाहिए। एक बात और कही आपने कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, ये अकेली पूजा पाल नहीं थी, 4 से 5 लोग पहले गए, डंके की चोट पर गए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, ठीक, लेकिन उसमें वोटिंग ज्यादा हुई थी, क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई थी। और अध्यक्ष जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अभी हमने इतनों को निकाला है, आने वाले समय में उनको भी निकालेंगे, लेकिन पूजा पाल के अलावा बाकी पर किसी पर गाज नहीं गिरी। इसलिए भी मैं समझना चाह रहा था कि आप पीडीए, वो खाटी पीडीए हैं भैया, वो पीडीए की ही हैं पूजा पाल, जिनको बाहर कर दिया। इसलिए सवाल पूछे जाते हैं कि आपका पीडीए कैसा है भैया। सुनील भाई देखिए, सब पे कार्रवाई हुई है और जिसपे मान लीजिए नहीं हुई है, वो वक्त का इंतजार करिए, वो सब चिन्हित हैं, सबको किसी ना किसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं गद्दारों के लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह, आने वाले समय में आपको सबका साथ मिले, जाटों का भी साथ मिले, आपको किसानों का भी साथ मिले रजत भाई। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लेकिन अगर इसी तरह से आप ये कहते रहे कि हमने, हमारी बदौलत ये शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, ये सारी बातें कहते रहे, राजनीति में तो नेताओं को, और बड़े जो नेता होते हैं भैया, बड़े जो चेहरे हैं, जो आइडल होते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं, उनको इस तरह की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी अगर सुने तो कुछ नहीं होना जाना, किसानों से, जाटों से वो ये कह दें कि हमने उनके लिए नहीं कहा है, हमने उनके लिए ये सारी स्पष्टीकरण देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर इसी बात पर अड़िग रहेंगे तो कई बार रजत भाई, कई बार राजनेताओं को अपने इस अहंकार कह लीजिए या गुरूर कह लीजिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है वोट की चोट से। आप चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया। रत्ना पांडे हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।